नमस्कार विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम के अंदर पूर्णांक संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। तो पूर्णांक संख्या जानते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या, इसको आई यानी कि इंटीजर नंबर भी बोलते हैं। वह संख्या जिसके अंदर प्लस माइनस और जीरो शामिल होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें प्लस वाली संख्या भी होती है, माइनस वाली संख्या भी होती है और इसके अंदर जीरो भी होता है। इस कारण इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे ये माइनस अनंत से लेकर के -4, -3, -2, -1 और फिर जीरो और फिर प्लस 3, 4, 5 और प्लस अनंत तक चलती हैं। जो संख्या माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक चलती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। और इस संख्या के अंदर माइनस वाली संख्याएं भी शामिल है, जीरो भी शामिल है और प्लस वाली संख्याएं भी शामिल है। इस कारण इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके में एक दूसरी संख्या का भी भाग जाता हो। एक के अलावा, एक का तो भाग जाएगा ही जाएगा, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे भाज्य संख्या, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 4, तो 4 में 1 का भाग जा रहा है और इसके अलावा 4 में 2 का भाग जा रहा है। इस कारण 4 भाज्य संख्या हो गया, दूसरी संख्या का भाग जा रहा है। इसी प्रकार 6, तो 6 के अंदर 2 का भाग जा रहा है और 3 का भाग जा रहा है, तो दूसरी संख्या का भाग जा रहा है। इस कारण 6 भी एक भाज्य संख्या हो गई। उसके बाद बात करते हैं 8 की, तो 8 में 2 का भाग जा रहा है और 4 का भाग जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं 10 की, तो 2 का भाग जा रहा है और 5 का भाग जा रहा है। इन संख्याओं में खुद के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जा रहा है, इस कारण इसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 में 2 का भाग गया, इस कारण एक भाज्य संख्या हो गई। 6 में 2 का और 3 का गया, 8 में 2 का और 4 का गया, 10 में 2 का और 5 का गया। ये संख्याएं भी प्लस अनंत तक चलती है, इस कारण इसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें खुद के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, तो आइए जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। वह संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग ना जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 2 में 2 के अलावा किसी और दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा। उसी प्रकार 3 में 3 के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा, इस कारण 3 भी क्या हो गई, एक अभाज्य संख्या। उसके बाद 5 में 5 के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा। 7, इसके बाद 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 में 3 का भाग जा रहा है और 9 इस कारण एक भाज्य संख्या हो गई, ना कि अभाज्य संख्या। इस कारण यहाँ पर अपन 9 नहीं लेंगे। तो 7 के बाद 11 आएगा। 11 में किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा। 11 के बाद 13, 17, 19 और ये प्लस अनंत तक चलती है। इसके बाद बात करते हैं 1 से लेकर के 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं में कुल 100 अभाज्य संख्याएं होती है। कुल 100 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृत संख्या में कुल 100 अभाज्य संख्याएं होती है। जिस संख्या में खुद के अलावा दूसरी संख्या का भाग ना जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इन अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 2 है, इस कारण सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। इसके बाद बात करते हैं 2 अंकों की। 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी
और सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होगी तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें खुद के अलावा दूसरी संख्या का भाग ना जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार संख्या का योग पूछ रहा है। जब भी एग्जाम के अंदर योग पूछा जाए तो हमेशा प्लस करेंगे, जोड़ेंगे संख्याओं को। तो ये बोल रहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी हो गई है 11 और सबसे बड़ी हो गई है 97। इनका योग पूछ रहा है तो प्लस कर देंगे। 1 और 7 हो गए 8, 1 और 9 हो गए 10, 108 आंसर आ गया है। उसी प्रकार यदि एग्ज़ाम के अंदर अंतर पूछ ले तो अंतर के अंदर हमेशा माइनस करते हैं। योग में तो प्लस करेंगे और अंतर के अंदर माइनस करेंगे। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 11। अब इनका अंतर पूछ रहा है तो माइनस कर देंगे। 7 में से 1 गया तो 6 और 9 में से 1 गया तो 8, 86 आंसर आ गया। इसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो ध्यान देना, 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्या 1 से लेकर के 50 तक की प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होंगी? अगर इसको करने का 2 तरीका है। या तो अपन 1 से लेकर के 50 तक की प्राकृत संख्याओं में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होंगी उनको लिख ले। और दूसरा तरीका ये है, अगर अपन इस तरीके से करेंगे तो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है और एग्ज़ाम में इतना टाइम होता नहीं है। तो इसके लिए अपन को एक कोड याद रखना है। इसके लिए हम एक कोड याद रखेंगे। वो कोड ये है कि सबसे पहले लिखेंगे 44 का आधा 22, उसके बाद लिखेंगे 32 और फिर 32 का उल्टा करेंगे, यानी कि 2 को इधर और 3 को इधर, तो 32 का उल्टा हो गया 23 और लास्ट में लिखेंगे 21। यानी कि सबसे पहले लिखेंगे 44 का आधा हो गया 22, फिर लिखेंगे 32 का उल्टा हो गया 23 और फिर लास्ट में लिख देंगे 21। अब बात करते हैं 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृत संख्याओं में। मैंने आपको बताया था कि कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। चाहे आप जोड़ सकते हो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 तक की संख्याएं हो गई हैं। इनके अंदर कुल 25 अभाज्य संख्याएं हो गई है। अब देखो 4 और 4 8, 2 10, 12, 3 15, 2 17, 19 और 3 22 और 2 24 और 1 25 हो गई है। तो कुल 25 प्राकृत संख्याएं हो गई है। अब इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या लिखो। तो 1 से लेकर 50 तक की, तो आप गिन लो 10, 20, 30, 40, 50 कुल टोटल हो गई हैं। तो इनको जोड़ेंगे 4 और 4 8 और 2 10, यहाँ तक हो गया। अब इनको जोड़ो 10, 20, 30, 40, 50 तक की लेनी है। तो 4 और 4 8, 2 10, 2 12 और 3 15। तो इसका आंसर हुआ 15। उसी प्रकार जैसे एग्ज़ाम में पूछ ले कि 30 से 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या, तो 30 से 50 तक की संख्याओं में
अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? तो 30 से लेकर के 50 तक के लिए नहीं, यानी 30 से ऊपर और 50 से कम। तो 10 20 30, 10 20 30, यहाँ से कट कर दिया अपन ने 40 और 50, कुल टोटल हो गई है 2 और 3 5, 2 + 3, 5 अभाज्य संख्याएं हो गई है। एक दूसरा तरीका ये है कि 30 से लेकर के 50 तक की प्राकृत संख्याओं में कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, जैसे 31, 31 के बाद 37, फिर 41, उसके बाद आएगा 47, और एक संख्या और छूट गई है 31, 39, 39 में तो 13 का भाग जाता है, तो 39 तो नहीं आएगा। 37 में 37 के अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा। 41 हो गई, फिर 43 हो गई और 47 हो गई। इनको गिनो 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 हो गया। इस प्रकार भी आंसर 5 आया और इस प्रकार भी आंसर 5 आया। इसके बाद बात करते हैं सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। 2 या 2 से अधिक ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर हिंदी में बोले तो महत्तम समापवर्तक 1 हो, उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका HCF 1 हो, उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 और 3, 2 और 3 के अंदर इसमें 2 का भाग जा रहा है, दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग जा रहा है, दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा। इनका HCF निकालेंगे तो 1 प्राप्त होगा, इस कारण ये सहअभाज्य संख्या हो गई है। जैसे 5 और 7, इनका भी HCF 1 है, इस कारण इसे भी सहअभाज्य संख्या कहा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या, इसे रेशनल नंबर भी बोलते हैं, रेशनल नंबर, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 5, 11/4। इसके बाद बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिनका कभी भी वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, जिनका कभी भी पूरी तरीके से वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, √11, √13, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हो गई। और इसके बाद बात करते हैं, इसमें पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। इसके अलावा फाई, इसे बोलते हैं पाई और इसे बोलते हैं फाई, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हो गई है। इसके बाद बात करते हैं वास्तविक संख्या। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित कर दिया जाए या उनको मिला दिया जाए तो जो संख्या बनेगी उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। जैसे 22/7, 22/7 एक वास्तविक संख्या है। -5, 2√5, ये सभी वास्तविक संख्याएं हो गई हैं। यहाँ पे 2 और यहाँ पे मान लो 4। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये वास्तविक संख्या हो गई है। इसके बाद अवास्तविक संख्याएं, वे संख्याएं
जो वास्तविक न होकर के काल्पनिक होती है इसको आयोटा से दर्शाते हैं। जैसे माइनस के अंडर रूट 3, माइनस के अंडर रूट 4, माइनस के 4 नहीं आएगा यहाँ पे 5, माइनस के अंडर रूट 7, ये सभी काल्पनिक संख्याएं हो गई है, इन्हें अवास्तविक संख्या भी कहा जाता है। अब बात करते हैं बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुल अंक 10 होते हैं गणित के अंदर, 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक। अब ध्यान देना, अब बात करेंगे बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्याएं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुल अंक 10 होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जितनी भी संख्याएं होती है सभी संख्याएं इन अंकों से मिलकर के बनी होती है। तो इन अंकों में सबसे छोटा अंक हो गया 0 और सबसे बड़ा अंक हो गया 9। एक अंक, एक ही ये सिंगल संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई है 9 और सबसे छोटी संख्या हो गई है 0। जैसे अपन बात करते हैं 2 अंकों की, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, तो एक अंक की सबसे बड़ी हुई 9, तो 2 अंक की सबसे बड़ी हो जाएगी 99। उसी प्रकार सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 10, सबसे छोटी 10। उसी प्रकार बात करते हैं 3 अंकों की, सबसे बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे 2 अंकों की सबसे बड़ी 99 है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी हो जाएगी, 3 बार 9 लिखेंगे। उसी प्रकार 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो गई है, तो 3 अंकों की 100 हो जाएगी। उसी प्रकार बात करें 4 अंकों की, तो सबसे बड़ी हो जाएगी 9999 और सबसे छोटी हो जाएगी 1000। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है उसका अपन यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। इन संख्याओं को मैं इधर लिख देता हूँ। जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी हो गई है 99 और सबसे छोटी हो गई है 10। उसी प्रकार 3 अंकों की सबसे बड़ी हो गई है 999 और सबसे छोटी हो गई है 100। 4 अंकों की सबसे बड़ी हो गई है 9999 और सबसे छोटी हो गई है 1000। एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी व 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 100। इस बार अंतर पूछ रहा है तो माइनस करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 999 और फिर माइनस करेंगे 100। यहाँ पे 9 आएगा, फिर 9 आएगा, 9 में से 1 गया 8। उसी प्रकार अंतर की जगह पे योग भी पूछा जा सकता है, तो योग पूछेगा तो प्लस करेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी हो जाएगी 999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 100। इनका योग पूछ रहा है तो जोड़ेंगे। यहाँ पे आएगा 9, फिर 9 और 9 और 1 10। इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है। और जैसे मान लो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकता है, जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी व 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें। तो इस प्रश्न को किस प्रकार से करेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी 999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1000। इनमें अंक गिन लो 1 2 3 4। तो इनका योग पूछ रहा है तो योग में प्लस करेंगे।
अब ध्यान देना, इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। लेकिन इन दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ? इन दोनों में से बड़ी ये वाली संख्या होगी, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 अंक है और इसके अंदर 1 2 3 अंक है। इसमें 3 अंक है और इसमें 4 अंक है, इस कारण बड़ी संख्या ये वाली हो जाएगी। तो योग पूछ रहे थे, यहाँ पे लिख देंगे 1000 और ये लिख देंगे 999, प्लस कर देंगे 9 9 9 और 1 1999। इसी प्रकार यहाँ पे अंतर भी पूछा जा सकता है, तो मैं यहाँ पे अंतर लिख दूंगा। अब अंतर में क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो 1000 में से माइनस कर देंगे 999 को। 0 में से 9 नहीं जाएगा, तो इधर से उधर ले लेंगे। 10 में से इसको दे दिया 1, 9 गए इसके पास, फिर इसको दे दिया 9। 9 में से 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, तो आंसर आ गया 1। यहाँ तक बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उनका अपन यहाँ पे अध्ययन कर लेते हैं। तो एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का यहाँ पे अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक की। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, जिस संख्या में खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग ना जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है। उसी प्रकार भाज्य संख्या, इसमें किसी दूसरी संख्या का भाग जाना चाहिए, तो एक में किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। इस कारण एक न तो अभाज्य संख्या हो गई और न ही भाज्य संख्या हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। 2 एक अभाज्य संख्या के साथ साथ सम संख्या भी है। 2 अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। सम संख्या भी है। मैंने आपको बताया था कि सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इस कारण ये एक सम संख्या हो गई। अभाज्य संख्या, जिसमें खुद के अलावा दूसरी संख्या का भाग ना जाए, तो 2 में 2 के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा, इस कारण 2 एक अभाज्य संख्या भी हो गई। तो 2 एक अभाज्य संख्या भी हो गई और 2 एक सम संख्या भी हो गई। इसके बाद बात करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है और सबसे छोटी सम संख्या भी 2 ही होगी। तो इस कारण इसका एक दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2, और सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 2। इसके बाद बात करते हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है या सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2 3 5 7 11 13 15, इसमें 2 को छोड़ दो, 2 को छोड़ करके सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। ये 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 में किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा। 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या, 11 भी, 13 भी और 15 भी, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये अभाज्य संख्या होने के साथ साथ विषम संख्याएं भी होती है, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। अब अपन पता लगाएंगे, जैसे विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13, तो देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इस कारण 3 विषम संख्या है, तो 3 एक अभाज्य संख्या भी है। 5 यहाँ है, 5 यहाँ भी है, 7 यहाँ है, यहाँ भी है, 11 यहाँ है, यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है। तो इससे इस बात का पता चला कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है, सिर्फ 2 को छोड़ करके। किसी भी 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होती है। सम संख्या वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 और 10 और ये प्लस अनंत तक चलती है। अब क्वेश्चन में ये बात बोल रहा है कि 2 सम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है। मान लिया कि सबसे पहले मैंने 2 सम संख्या, एक तो 2 ले लिया और दूसरी 4 ले लिया, इनको जोड़ा तो 2 और 4 6 आ गया। 6 भी एक सम संख्या है। इसी प्रकार 4 और 6 लेंगे तो 4 को और 6 को जोड़ा
तो 10 आ गया। 10 भी एक सम संख्या है क्योंकि इसमें इकाई अंक 0 है और जिस संख्या में इकाई अंक 0 होता है उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इसमें भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। उसी प्रकार 6 और 8 ले लेते हैं, तो 6 + 8, 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14 प्राप्त होंगे। ये भी एक सम संख्या है। इस बात से ये पता चलता है कि दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगी। इसके बाद बात करते हैं पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्याओं के बारे में। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती और उत्तरवर्ती संख्याएं क्या होती है, तो सबसे पहले जानेंगे पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती और दूसरी होती है उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, इन संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? किसी संख्या में एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं, और किसी संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे उत्तरवर्ती या अनुवर्ती कहते हैं। जैसे 15 कोई संख्या है तो इसकी पूर्ववर्ती क्या होगी? 15 में से एक घटा देंगे, 14 आ गया। 14 15 का उत्तरवर्ती हो गया है, वो पूर्ववर्ती हो गया है। अब इसका उत्तरवर्ती निकालेंगे तो 15 में एक जोड़ देंगे, 16 आ गया। 16 उत्तरवर्ती संख्या हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या में एक घटाने पर उसकी एक माइनस करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ववर्ती होगी, और किसी संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसे उत्तरवर्ती कहते हैं। जैसे 17 है, 17 में मैंने 17 की पूर्ववर्ती निकालनी है तो एक माइनस कर देंगे 16, और 17 की उत्तरवर्ती निकालनी है तो एक जोड़ देंगे, इसमें 18 हो जाएगा। जैसे 59 है, 59 की पूर्ववर्ती निकालनी है तो 59 में से एक माइनस कर देंगे, 58 आ जाएगा। और 59 की उत्तरवर्ती निकालनी है तो इसमें एक जोड़ देंगे, यानी कि 60 आ जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।